So now in this lecture we will try to study the religion of Buddhism. तो बुद्धिज्म में सबसे पहले हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो आपकी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे कि बुद्धिज्म के मेन डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, कोर रिलीजियस फिलोसफी क्या है। इसके बाद हम मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज देखेंगे विच इज एसोसिएटेड विद द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, बिकॉज ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। सी बाय द 12th सेंचुरी आपका बुद्धिज्म कंप्लीटली वाइप आउट हो गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से, तो वो उसके डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस थे। और लास्टली हम स्टडी करेंगे कि बुद्धिज्म का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका इंडिया में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। सी ये जो टॉपिक है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द यूपीएससी, स्पेशली फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। इसमें हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो लेट अस ट्राई टू स्टडी बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बुद्धा थे उनका ओरिजिनल नेम था आपका सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ वो आपका क्या है, डिस्प्यूटेड है कि कब उनका जन्म हुआ था। तो हम रफली, हमें ज्यादा तक हमें ईयर याद नहीं रखना, हम ये बस ये रिमेंबर करना है कि ही वॉज बोर्न इन 6th सेंचुरी BCE। हमने देखा 6th सेंचुरी BC में और कौन से एक ग्रेट लीडर, आपके जो है जिन्होंने रिलीजन ऑफ जैनिज्म प्रोपाउंड किया था, वो इनके कंटेम्परेरी थे, वो भी 6th सेंचुरी BC में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम है आपका वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर was the contemporary of बुद्धा। अब इनका बर्थ किस रीजन में हुआ था, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ प्लेस क्या है, ठीक है। तो इनका बर्थ हुआ था ये आपका है, दिस इज इंडिया नेपाल बॉर्डर, लेट अस कंसीडर दिस एज इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो ये नेपाल है आपका, ये इंडियन साइड है। तो यहां पे नेपाल में जस्ट ऑन द इंडियन नेपाल बॉर्डर, नेपाल साइड में एक प्लेस लाई करता है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी इज द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। और ये जो लुम्बिनी है ये है कपिलवस्तु के पास। और कपिलवस्तु कहां लाई करता है, कपिलवस्तु लाई करता है इंडिया में, ठीक है। यहां पे ये जो जगह है कपिलवस्तु, ये आपका मॉडर्न, ये आपका जगह का नाम है पिपराहवा, मॉडर्न नेम है इसका पिपराहवा। ये आपका यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है। अब ये जो रीजन था, ठीक है, दिस रीजन वाज रूल्ड बाय हिज फादर, ठीक है। ये बिलोंग करते थे शाक्या क्लैन से, शाक्या क्लैन। सो दिस रीजन, जिसका हेडक्वार्टर, जिसकी कैपिटल पिपरावा कपिलवस्तु में थी, वो आपका शाक्या क्लैन रूल करता था। तो इनके फादर कौन थे, ठीक है। सो ये जो है यहां से पता चलता है कि ये जो है क्लैन था, ये जो क्लैन था ये एक रिपब्लिक था, रिपब्लिक क्लैन था। मतलब वेयर द हेड ऑफ द स्टेट, जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, ही इज इलेक्टेड। रिपब्लिक की आपकी टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि आपका हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो किंग है, किंग यहां पे आपका
ही वॉज इलेक्टेड। ठीक है, तो ये आपका गण था, दैट इज हम बोलते हैं ना गणतंत्र, रिपब्लिक को हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र, तो ये आपका गण था, शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे आपके सिद्धार्थ गौतम। तो इनका जन्म भी क्या कहाँ हुआ था, इनका जन्म भी नोबिलिटी में हुआ था, राजघराने में हुआ था। ठीक है, ही वॉज अ क्षत्रिय बाय कास्ट। अब इसमें देखेंगे जो इनकी मदर थी वो भी नोबिलिटी में बिलोंग करती थी, वो कौशल किंगडम, कौशल आपका ईस्टर्न यूपी में लाई करता है। ठीक है, और कौशल की कैपिटल आपकी बोली जाती है, कोई बोलता है अयोध्या थी कैपिटल, ठीक है, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, और कोई बोलता है इसकी कैपिटल श्रावस्ती थी, वो हम बाद में देखेंगे। सो इनकी मदर कौशल किंगडम को बिलोंग करती थी। तो जब बुद्धा का बर्थ हुआ था, तो बुद्धा के बर्थ से ही शॉर्ट मेडिटेटिव बेंट ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड था उनका, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन उनकी ज्यादा थी। ठीक है, तो जब उनका बर्थ हुआ था ये भविष्यवाणी हुई थी, एक बड़े ऋषि आए थे, उन्होंने इनके फादर को बोला था कि ये या तो बहुत ही बड़े ग्रेट किंग बनेंगे या ही विल बी अ ग्रेट सेज और अ ग्रेट ऋषि। ठीक है, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। तो इनके फादर ने क्या किया, इनको क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट सेज बिकॉज ही वांटेड हिज सन टू बी अ किंग जस्ट लाइक हिम। तो उनको, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट तभी आती है जब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स की आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तभी आपका स्पिरिचुअल क्वेस्ट आती है, तभी आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा झुकते हो। ठीक है, तो उन्होंने इनको क्या दिया, शेल्टर्ड एग्जिस्टेंस में रखा। जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स थी उनका ज्ञान ही नहीं होना दिया, इनकी जो लाइफ थी बड़ी फेरी टेल। ठीक है, सारी की सारी यहाँ पे इनको सुविधाएं प्राप्त होती थी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, और ठीक है, और इनकी शादी भी एक क्या है, एक बड़ी सुंदर लड़की से हुई। तो ही वॉज लिविंग अ शेल्टर्ड एग्जिस्टेंस, उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया। तो वो क्या है, जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या है, बाहर निकलते हैं अपने चैरिटियर के साथ। तो वो देखते हैं, रास्ते में इनकाउंटर करते हैं 3 टाइप के लोग। दिस इज अ स्टोरी, अ लीजेंड बिहाइंड, कि व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम चोज टू रिनाउंस दिस किंगडम एंड वेंट फॉर अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो वो बोलते हैं कि जब वो रास्ते में निकलते हैं तो उनको सबसे पहले क्या है, 3 टाइप के लोग मिलते हैं अलग अलग। एक है कि उनको मिलता है, पहले एक सिक आदमी मिलता है, डिसीज्ड आदमी मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं, उसके बाद उनको मिलता है एक ओल्ड एज आदमी मिलता है, फिर तीसरे देखते हैं कि किसी की अर्थी जारी होती है, राम नाम सत्य करके ऐसे लोग बोल के चल रहे होते हैं। तो ये उनको फिर पहली बार जब ये उनको बहुत बड़ा क्या है, शौक लगता है कि लाइफ में इतनी सारी सफरिंग्स हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो क्या है, साथ साथ फिर वो देखते हैं, एक ऋषि को देखते हैं, ठीक है, एक साधु को देखते हैं जिन्होंने पूरा वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है। ठीक है, जो बेयर क्या है, पुअर लाइफ, भिक्षु की लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ही वॉज वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी। तो वो बड़े ही अचंभित होते हैं। तो उसके बाद वो अपने 29 की एज में अपना घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे माता पिता को छोड़ के वो अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट में निकल पड़ते हैं। तो ये आपकी ब्रीफ स्टोरी थी। तो 29 की एज में वो अपना घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, काफी सारे साधुज, योगीज और ऋषिज की कंपनी में रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्या करते हैं, वो बड़ी तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने वर्ल्ड को तो त्याग ही दिया था। ठीक है, साथ साथ वो क्या करते हैं, आपका एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, एक्सट्रीम लेवल पे चीजों का त्याग करते हैं, खाना बहुत कम खाना,
ठीक है, बेरली उनकी एग्जिस्टेंस, बेरली जीवित रह पाए, इतना कम खाना, बेरली जिंदा रह पाए, कड़ी तपस्या और साधना करना। तो इसके बाद भी वो देखते हैं कि उनको क्या है, सक्सेस नहीं मिल रही है, उनको क्या है, इनलाइटनमेंट नहीं मिल पा रहा, उनको अपने जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको अभी भी उनके आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो अभी भी उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा, नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो क्या है, वो क्या है, फिर इनका साथ छोड़ के ही गोज ऑन हिज ओन, अपना ही मेथड निकालते हैं, ऑन हिज ओन। ठीक है, तो वो खुद ही क्या है, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, लेकिन इस बार क्या है, वो इतना एक्सट्रीम एसेटिसिज्म नहीं फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि यू हैव टू ईट समथिंग टू कीप योर बॉडी, माइंड एंड सोल टुगेदर। अगर आपका माइंड ही स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, आपकी सोल ही नरिश्ड नहीं होगी आपके एडुकेट फूड के साथ, देन हाउ विल यू अचीव इनलाइटनमेंट। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो एक्सट्रीम जो है, ये एक्सट्रीम मेथोडोलॉजी, इसको त्याग देते हैं, और फाइनली उनको एट द एज ऑफ 35, ठीक है, आपका बोधि ट्री के नीचे वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। ये है आपका पीपल ट्री है, पीपल का पेड़ होता है, इसके नीचे वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, और इसके नीचे उनको इनलाइटनमेंट मिलती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट उनकी फुलफिलमेंट हो जाती है। तो ये जो जगह है जहां पे उनको वेयर ही बिकेम द इनलाइटेंड, वेयर ही बिकेम द बुद्धा, द इनलाइटेंड वन। बुद्धा का मतलब ही है आपका द इनलाइटेंड वन। ठीक है, ये जो जगह है ये आपकी है, दिस इज अनदर प्लेस टू रिमेंबर, बोध गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। बोध गया आपका लाई करता है बिहार में। ठीक है, बोध गया लाइज इन बिहार। अब क्या है, वो अपना जो उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, उनका उस ज्ञान को बांटते हैं। ठीक है, क्या वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, नॉलेज है क्या, अलग अलग क्वेश्चंस के क्या आंसर है। ठीक है, आपका निर्वाणा, मोक्ष, लिबरेशन कैसे अचीव होगा, ये सारे क्वेश्चंस को ये जो है अपना एक जगह से दूसरी जगह तक वो है, ही विल कंटिन्यूअसली वंडर। ठीक है, ही विल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसीलिए वो क्या है, अपना जो रिलीजन है, द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, उसको स्प्रेड करते हैं। और फाइनली एट द एज ऑफ 80 वो क्या है, अपनी लाइफ को बाय हिज ओन विलिंगनेस, वो अपनी लाइफ को क्या है, त्याग देते हैं। तो यहां पे उनको क्या है, फाइनली निर्वाणा, जिसको बोलते हैं पाली में निबाना, दिस इज द पाली वर्ड फॉर निर्वाणा, उनको फाइनली निर्वाणा अचीव हो जाता है। अब इसमें हम ये देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहला अपना सरमन, ठीक है, सबसे पहले वो कहां पे दिया, वो उन्होंने दिया था आपका सारनाथ में। सारनाथ आपका वाराणसी के पास लाई करता है, इट लाइज इन ईस्टर्न यूपी नियर वाराणसी। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, पहली बार। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इस इंपॉर्टेंट इवेंट को पाली में क्या बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तना। धम्म चक्र प्रवर्तना। सो दिस इज अ पाली वर्ड। इसका मतलब क्या है, धम्म मतलब धर्मा, चक्र मतलब व्हील। ठीक है, तो सेटिंग, इसका मतलब लिटिल मीनिंग है सेटिंग द लॉज ऑफ व्हील, सॉरी, सेटिंग द व्हील्स ऑफ लॉ और धर्मा इनटू मोशन। यहीं से वो अपना जो धर्मा है, जो
क्या है, रिलीजियस जो है अपना रिलीजन है वो फर्स्ट टाइम यहां से वो है मोशन मिलता है उसको, फर्स्ट इनिशिएटिव आपका यहां से मिलता है। धर्मा मीन्स योर ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, वे ऑफ लाइफ, ठीक, आपका वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए, आपका रिलीजन कैसा होना चाहिए, दैट इज धर्मा। फाइनली इनको जो निर्वाणा जो अचीव होता है वो हम देखेंगे, वो जगह का नाम है कुशीनारा, या इसको कुशीनगर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका यूपी का ही देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लाई करती है। तो ये ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था आपका। अब हम इसकी कोर फिलॉसफी बुद्धिज्म की जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू नाउ स्टडी द कोर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म, ठीक है। जो कोर फिलॉसफी बुद्धा ने दी, बुद्धा बोलते हैं देयर आर 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 सत्य हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स। ये आपका कोर पिलर, ये जो आपके 4 नोबल ट्रूथ्स है, आपका कोर पिलर बेसिक कंस्टिट्यूट करते हैं आपका बुद्धिज्म का। सो व्हाट आर दिस 4 पिलर्स? सबसे पहले ये 4 नोबल ट्रूथ है कि देयर इज अ सफरिंग, देयर इज अ सफरिंग, इसको बोला गया है दुख, संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। सेकंड, देयर इज अ कॉज, देयर इज अ कॉज, ठीक है, फॉर दिस सफरिंग, इस सफरिंग का एक कॉज है। तीसरा ये बोलते हैं कि देयर लाइज एन एंड टू दिस सफरिंग, इस सफरिंग को, सबसे पहले वो बोलते हैं सफरिंग है, फिर बोलते हैं इसका पीछे एक कॉज है, फिर बोलते हैं देयर लाइज एन एंड टू दिस सफरिंग, इस सफरिंग को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। देयर लाइज एन एंड टू दिस सफरिंग। और फोर्थ जो नोबल ट्रूथ है उन्होंने बोला कि इसको कैसे खत्म करना है। सो देयर इज अ पाथ, ठीक है, देयर इज अ मेथड, ये मेथड बुद्धा ने खुद दिया, ठीक है। देयर इज अ मार्ग टू एक्सटिंग्विश और कंप्लीटली एलिमिनेट दिस सफरिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुद्धा क्या बोलते हैं कि इसका कॉज क्या है सफरिंग का। सबसे पहले व्हाट इज द कॉज दैट लाइज बिहाइंड दिस सफरिंग। यहां से अलग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, द कंसेप्ट ऑफ तृष्णा और ताना, ठीक है। बुद्धा बोलते हैं ये जो सफरिंग है इसका मेन रीजन है आपका तृष्णा, तृष्णा और ताना मतलब डिजायर्स, ठीक है। बुद्धा बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है उनके अनएंडिंग डिजायर है, अनएंडिंग। ये जो डिजायर्स है आपके ह्यूमन बींग के इनसैशिएबल है, ठीक है। और जब ये डिजायर्स आपके मीट नहीं होंगे, इनको क्या बोलते हैं कि जब ये डिजायर्स आपके मीट नहीं होंगे, जब ये फुलफिल नहीं होंगे, तो उसकी वजह से आपका सफरिंग आएगा, उसकी वजह से आपका दुख आएगा, सोरनेस आएगी, ठीक है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लेकिन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में गैप होता है। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में गैप है, और इसी गैप की वजह से जब आप अचीव नहीं कर पाते ये एक्सपेक्टेशंस, तो उसके पीछे देयर लाइज सोरोज, सफरिंग और दुखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज मैन वांट, क्या चाहिए उसको। फॉर एग्जाम्पल यू
यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका डिजायर है कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है, दिस योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर इसमें मिसमैच होता है फाइनली तो दिस, अगर आप प्रीलिम्स कभी नहीं क्लियर कर पाओगे या मेंस या इंटरव्यू में कभी कभी रह जाओगे, सो वो जो लिस्ट आती है उसमें क्या है, बहुत ही बड़ा क्या है, एक सफरिंग है, वो भी बहुत बड़ी, उसमें बहुत ज्यादा दुख होता है व्हेन योर नेम डज नॉट फीचर इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। तो आपका एग्जाम, ठीक है, एक्सपेक्टेशन और डिजायर है। उसके बाद हम देखेंगे ऑफस्प्रिंग। जो मैरिड कपल्स है, कईयों को बच्चा नहीं हो पाता है तो उनका डिजायर है बच्चे का, उसके लिए क्या है, बहुत सारे वो प्रेयर्स करते हैं, नए नए आपके तीर्थ स्थानों पे करते हैं, जाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी दुख आता है। दूसरा ऑब्जेक्ट्स, आपके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं हो किसी तरीके के, लोग क्या कहते हैं, आप क्या, स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास है, दैट इज हाईली मटेरियलिस्टिक क्लास है, कंज्यूमर ओरिएंटेड क्लास है, तो उनको आईफोन्स, आपके पास प्रॉपर अच्छी कार नहीं होगी, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होगी अच्छा फोन हो, अच्छी कार हो, अगर वो मीट नहीं होती देन फिर दैट इज ऑल्सो है कॉज ऑफ योर दुखा। इसके बाद आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गया, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं या कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं विच डज नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि यू वांट मनी, ठीक है, मनी अगर उतना नहीं मिल पाता तो फिर आपका फिर क्या है, मनी, गोल्ड, ठीक है, देन द वांट फॉर लव, ठीक है, देन द वांट फॉर लस्ट। तो मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस है, अनएंडिंग डिजायर्स है, अनएंडिंग नीड्स है। बुद्धा बोलते हैं कि इवन इफ यू अचीव, अगर ये नीड्स फुलफिल भी हो जाते हैं तो आपकी न्यू नीड्स ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि आपकी जो नीड्स और डिजायर्स हैं फुलफिल होने के बाद न्यू डिजायर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल करियर, अब करियर में कुछ अचीव कर लेते हैं, एक हायर पाथ पे पहुंच जाते हैं, देन यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू, कि मैं और भी कुछ ज्यादा अचीव करूं, ठीक है। मैस्लोज हिरार्की, जो साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो उसमें हिरार्की ऑफ नीड्स है मैस्लोज मोटिवेशनल थियरी में, तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो आपकी नीड्स क्या है, ग्रो होती रहती हैं। सो दैट्स व्हाई ही सेड दीज आर इनसैशिएबल। वो बोलते हैं कि जैसे फायर होती है, फायर होगी तो फायर है, उसमें जितनी लकड़ी डालोगे, जितना घी डालोगे उतना कंज्यूम करेगी और उसको उतनी ही ज्यादा। तो ये जो फायर है ये आपकी है, अगर बुझे नहीं तो इन एक्सटिंग्विशन नहीं होगी, तो उसके लिए आपको बार बार लकड़ियां, घी वगैरह, पेट्रोल सप्लाई करना पड़ेगा, इसमें फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसी फायर की तरह आपकी जो डिजायर्स हैं वो भी इनएक्सटिंग्विशेबल है, ये जो तृष्णा है वो भी इनएक्सटिंग्विशेबल है। अगर आप काफी कुछ अचीव भी कर लेते हो तब भी देयर लाइज अ सेंस ऑफ डिस्पेयर, तब भी एक वैक्यूम रह जाता है, ठीक है, तब भी एक एलियनेशन रह जाता है, कंटेंटमेंट नहीं हो पाती है ड्यू टू दिस अनएंडिंग डिजायर्स। सेकंड, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड वो बोलते हैं कि इसके डिजायर के पीछे भी क्या रीजन है, डिजायर के पीछे रीजन है अविद्या, कि मैन को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए वो इन चीजों के पीछे भागता रहता है। मैन इज एन इग्नोरेंट, इग्नोरेंस है, ठीक है। तो साइकिल क्या बनी आपकी, मान लो इसको हमने बोला ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो अविद्या से होता है तृष्णा, तृष्णा से आपका सफरिंग। सो ए लीड्स टू, अविद्या लीड्स टू तृष्णा, दैट इज बी, और तृष्णा लीड्स टू फाइनल सफरिंग, ठीक है। बुद्धा बोलते हैं आपका ये जो डिजायर्स हैं, सी, कि ही सेज द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, ठीक है।
वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, वर्ल्ड इज टेम्पररी, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो टेक्निकल टर्म दी उसको बोला अनिका। वर्ल्ड क्या है? अनिका है। इट इज अ टेम्पररी ट्रांजिएंट कंटिन्यूअसली चेंजिंग वर्ल्ड। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या होती है इंसान की? एक्सपेक्टेशंस होती है परमानेंट। तो इस टेम्पररी वर्ल्ड में, इस ट्रांजिएंट और कंटिन्यूअसली चेंजिंग में क्या आप परमानेंट एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि आपकी हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस की एक स्टेट आ जाए तो ह्यूमन चाहता है कि ये हैप्पीनेस बनी रहे, बट इज इट लिटरली पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, प्लेजर मिल जाए तो ह्यूमन चाहता है कि प्लेजर कंटिन्यूअसली चलता रहे, परमानेंसी आ जाए, उसमें पेन ना हो। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके जो मैन है, आपके जो मैन है वो भी टेम्पररी है। आपके जो फेलो बीइंग्स हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, अपनी फैमिली है, तो यू माइट लूज समवन, डेथ इज इनएविटेबल। तो ठीक है, जब लूज करते हो किसी को, उससे भाई बहुत बड़ी सफरिंग होती है। तो वो क्या है, आप परमानेंट चाहते हो कि योर लव्ड वंस विल लिव फॉर एवर। ठीक है, स्पेशली लव। ठीक है, यू डू नॉट वांट योर रिलेशनशिप टू बी ब्रोकन। ठीक है, आपका ब्रेकअप नहीं चाहते, यू वांट दैट रिलेशनशिप टू कंटिन्यू फॉर एवर, परमानेंसी चाहते हैं। तो ह्यूमन क्या चाहता है? परमानेंसी चाहता है, जबकि जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है। तो इसकी वजह से भी आपका ये जो डिजायर है, तृष्णा, इसकी वजह से भी आपका दुख मिलता है। अब ये बोलते हैं कि जब वर्ल्ड टेम्पररी है तो इसमें सोल, इटरनल सोल का कोई कंसेप्ट लाई कर सकता है? इटरनल मतलब हमेशा के लिए, परमानेंट सोल। तो जो बुद्धा है वो सोल में बिलीव नहीं रखते, कंसेप्ट ऑफ सोल में बिलीव नहीं रखते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सोल, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमानेंट हो, बिकॉज द वर्ल्ड इज इटसेल्फ कंटिन्यूअसली चेंजिंग, वर्ल्ड इज अनिका। तो बोलते हैं जो वर्ल्ड है, इट इज अ सोललेस वर्ल्ड, इट इज अ सोललेस वर्ल्ड। तो सोललेस वर्ल्ड का मतलब क्या है? इसके लिए अनदर टर्म हुई है अन्नता। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, अन्नता। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, बुद्धा डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सोल। बाकी आप जितनी भी फिलोसफीज पढ़ोगे, सब में कहीं ना कहीं हमने सोल का कंसेप्ट तो बहुत ही सेंट्रल कंसेप्ट है, एक इंट्रिंसिक कंसेप्ट है, कोर आपका एलिमेंट बनाता है आपका सोल का कंसेप्ट। लेकिन बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सोल। ये आपका एलिमिनेटिंग चॉइस में आपको पूछा जा सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वेदर बुद्धा बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ सोल और नॉट, डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सोल। ठीक है, साथ साथ हम देखेंगे इटर्नल सोल नहीं है तो हाउ कैन देयर बी गॉड? गॉड भी नहीं हो सकता, बिकॉज गॉड इज समथिंग विच इज परमानेंट, एवरलास्टिंग, हमने देखा था। तो गॉड भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सोल जो इटर्नल सोल है वो भी आपकी परमात्मा जो होगी, सुप्रीम सोल है, दैट इज ऑल्सो परमानेंट, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो बुद्धा डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड ऑल्सो। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हमने ये देखा कि बुद्धिज्म ने तो वेदास को रिजेक्ट ही कर दिया था। तो जो वेदास में बिलीव ना रखे, एक होता है गॉड में बिलीव ना रखे, एक होता है वेदास में बिलीव ना रखे। तो नास्तिक फिलोसफी होगी जो वेदास में बिलीव नहीं रखती है, तो वेदास में भी बिलीव नहीं रखती, तो इसको नास्तिक फिलोसफी की कैटेगरी में रखा गया है आपका बुद्धिज्म को। ठीक है, जैसे हमने देखा मीमांसा फिलोसफी आपका वेदास में बिलीव करती है लेकिन गॉड में बिलीव नहीं रखती, तो उसको भी नास्तिक फिलोसफी बोला गया है। नहीं सॉरी, आपका जो है मीमांसा क्या है, वेदास में गॉड में बिलीव नहीं रखती, जबकि वेदास में बिलीव रखती है। ठीक है, तो गॉड में बिलीव नहीं रहती, इसका मतलब नहीं है कि वो नास्तिक है। सिंस द मीमांसा फिलोसफी बिलीव्स इन द ऑथोरिटी ऑफ द वेदा, इसलिए उसको आस्तिक फिलोसफी बोला गया है। तो हमने देखा कि अविद्या की वजह से आया आपका तृष्णा, और तृष्णा आपका रीजन है दुख का। ठीक है,
अविद्या से आया तृष्णा, ठीक है, तृष्णा आपका रीजन है दुख का, ठीक है। इस दुख को दूर करने के लिए बुद्धा ने मार्ग दिखाया। ये जो मार्ग है इसको बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, ये हम पढ़ेंगे जस्ट, ठीक है। तो बुद्धा की जो मेथोडोलॉजी है, बुद्धा की जो मेथोडोलॉजी बुद्धा ने दी, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो उन्होंने मेथोडोलॉजी दी बुद्धा ने, उसको बोला गया मिडिल पाथ, ठीक है। सब कुछ करो लेकिन मॉडरेशन में होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ना तो वर्ल्डली प्लेजर, मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स आप लो, मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स भी नहीं होना चाहिए, जो कि एक स्पेक्ट्रम का एक एक्सट्रीम हो गया। जैसे बुद्धा को जो मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स मिले जब वो अब यंग एज में थे, जो उनके फादर ने प्रोवाइड किया, हमने बोला कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे थे, इतने ज्यादा मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स मिल रहे थे, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट एट हिज डिमांड। तो वो भी नहीं होना चाहिए। साथ से साथ ये बोलते हैं कि आप ऐसा भी मत करो कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप एस्थेटिसिज्म फॉलो कर रहे हो, आप सब कुछ ही त्याग दे रहे हो, अपनी जो बॉडी माइंड सोल है, बॉडी को ही इतना स्टार्व कर दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ रिकमेंडेड थिंग। तो हमेशा क्या है, आप जो भी चीज करो मॉडरेशन में करो, आप एक मिडिल पाथ फॉलो करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जबकि आप जैनिज्म देखते हैं, जैनिज्म का जो कोड ऑफ कंडक्ट है बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वर्धमान महावीर ने भी एक्सट्रीम लेवल पे एस्थेटिसिज्म किया था, लेकिन बुद्धा बोलते हैं कि एक्सट्रीम्स डू नॉट वर्क, फॉलो द मिडिल पाथ। ठीक है, अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अष्टांगिका मार्ग है क्या, कि बुद्धा ने जो मार्ग दिखाया वो क्या मार्ग दिखाया अपने फॉलोवर्स को। तो अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अष्टांगिका मार्ग के बारे में। अष्टांगिका मार्ग, सी इसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या है। अष्ट मतलब 8, ठीक है। अंग, अंगिका आया है अंग वर्ड से, मतलब 8 फोल्ड पाथ बताया उन्होंने, ठीक है। अगर आपको निर्वाणा अचीव करना है, निबाणा अचीव करना है, तो आप 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो, ठीक है। उसमें उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो पाथ होगा ये होगा आपका सबसे पहला जो आप इन्होंने वो दिया कंसेप्ट दिया, वो दिया इन्होंने राइट व्यू का, ठीक है। आपका जो वर्ल्ड व्यू होना चाहिए, ठीक है, आपका जो परसेप्शन होना चाहिए, ठीक है, आपका जो दृष्टि होनी चाहिए, इसको ऑब्जर्वेशन भी बोला गया है, ठीक है। वो आपकी जो वर्ल्ड व्यू हो, जो आप परसीव कर रहे हो, वो आपका राइट वर्ल्ड व्यू हो, ठीक है। आप सही चीजों पे फोकस करें, सही चीजों को देखें, ठीक है। इंसान मतलब इनफाइनाइट चीजों से घिरा हुआ है, लेकिन वो किस चीज को परसीव करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अच्छी चीजों को परसीव कर रहे हो, नेगेटिव चीजों को परसीव कर रहे हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके क्या राइट व्यू, परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। तो मतलब दिस परसेप्शन इज शेप्ड बाय योर फेथ, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका वर्ल्ड व्यू अच्छा होगा, आपका परसेप्शन अच्छा होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मूवीज जाना है या फिर आपका स्टडीज करना है, तो आपका अगर वर्ल्ड व्यू ठीक है, आपका परसेप्शन ठीक है, देन यू विल चूज स्टडीज ओवर मूवीज, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। आपकी दृष्टि, आप जो इनफाइनाइट चीजों से घिरे हुए हो, उसमें से किन चीजों पे फोकस कर रहे हो, वो डिटरमाइन करेगा आप उस तरफ ही अपना जो थॉट है, उसी तरफ आप अपना थॉट लेके जाओगे। तो उन्होंने बोला कि सेकंड बोला उन्होंने राइट थॉट, राइट थॉट, ठीक है।
राइट थॉट का मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि बुद्धा ने मिडिल पाथ, एक्सट्रीम पे कुछ भी मत लेके जाओ। राइट थॉट का मतलब है कि डोंट ओवर थिंक, या तो ज्यादा मत सोचो और ऐसे भी ना कम भी मत सोचो, अंडर थिंक भी मत करो, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका मतलब। दूसरा इसका मतलब है कि ये जो थॉट आप लेके आ रहे हो, दिस शुड बी पॉजिटिव थॉट से लेके आओ, ठीक है। अच्छे थॉट से लेके आओ, ना कि नेगेटिव थॉट से लेके आओ माइंड में। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम लेट अस कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, हम कंपेयर करते हैं हिटलर को, ठीक है, और गांधी को। तो गांधी की जो थॉट था, जो सोच थी, जो विचार थे, वो कैसे थे? गांधी जी सपोर्टेड अहिंसा, नॉन वायलेंस, सो ही वॉज वेरी नॉन वायलेंट पर्सन, और उसी को ही उसी थॉट को उन्होंने प्रोपेगेट किया। वेयर एज हिटलर क्या थे? हिटलर प्रोपोगेटेड कंसंट्रेशन कैंप्स, ठीक है। और इसके पीछे क्या था? बिकॉज ही डिस्पाइज्ड द जूज, डिस्पाइज्ड द जूज, ठीक है। जबकि इन्होंने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितना आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स है, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स आप एक उसी का पार्ट है। तो दीज आर योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो उनको उसी तरीके से आप एड्रेस करो। तो राइट थॉट का मतलब पॉजिटिव, मतलब आपकी थिंकिंग कास्टिस्ट नहीं होनी चाहिए कि व्हेन यू आर लुकिंग डाउन अपॉन ए पर्टिकुलर कास्ट, ना ही आपकी थिंकिंग कम्युनल होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर राइट थॉट। ना ही आपकी थिंकिंग जेनोफोबिक होनी चाहिए, ठीक है, ना ही आपकी थिंकिंग रेशियल होनी चाहिए। तो दीज आर राइट थॉट्स। तो जबकि हिटलर की थिंकिंग थी रेशियल थी, वो आर्यन रेस को सुप्रीम मानते थे, ठीक है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर राइट थॉट। इसके बाद हम देखेंगे, ही सेज अगर आपका थॉट अच्छा है तो आपकी स्पीच भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपका जो थॉट है वही आपका जबान पे आता है, वही आपकी स्पीच का पार्ट बन जाता है। सो राइट स्पीच, इसका मतलब है, अगेन इन्होंने बोला मिडिल पाथ फॉलो करो। इसका मतलब है ज्यादा मत बोलो, वही बोलो जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोलो, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये था मॉडरेशन का कंसेप्ट। सेकंड, राइट स्पीच का मतलब है कि वर्बल अब्यूज मत करो, किसी को गालियां मत दो, ठीक है। पीछे से किसी की आप वो है निंदा मत करो, ठीक है। किसी को आप क्या है लाइज मत बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है। और सत्य का साथ दो, ठीक है। इसका मतलब है इनजस्टिस, अगर आपको अपनी वॉइस, आपको स्पीच रेज करनी पड़े इनजस्टिस, तो वो भी करो। सो दिस कंस्टिट्यूट योर राइट स्पीच। फोर्थ इज योर, अगर आपका थॉट और स्पीच अच्छा होगा तो उसके बाद उन्होंने बोला राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब अच्छा एक्शन करो, मतलब किसी को मर्डर मत करो, ठीक है, चोरी मत करो, डकैती मत करो, ठीक है, आप स्टीलिंग। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर राइट एक्शन, ठीक है। लाइंग, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, ठीक है, डिसीव करना किसी को। तो दीज आर ऑल योर, ये एक्शंस आप फॉलो मत करो, आप अच्छे अच्छे एक्शंस, ठीक है, फॉलो करो। उसके बाद उन्होंने बोला फिफ्थ, राइट लाइवलीहुड। सो लाइवलीहुड इज मेनली कंसर्न अबाउट योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। आपका ऑक्यूपेशन भी राइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है
कि आप ऐसा नहीं है कि आप क्राइम में लिप्त हो, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, ये सब कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, इसका मतलब ये है कि राइट लाइवलीहुड का कि करप्शन मत करो, ठीक है। थर्ड मतलब इसका ये है कि अपने वर्क को पूरे डेडिकेशन के साथ करो, ठीक है। तो लाइवलीहुड एक सिंपल नैरो कंसेप्ट नहीं है, एक ऑक्यूपेशन बेस्ड कंसेप्ट नहीं है। लाइवलीहुड का मतलब है कि जो आपका पूरा वे ऑफ लाइफ है उसमें क्या है, आप अपना जो ऑक्यूपेशन इस तरीके से परफॉर्म करो कि आप गिव बैक कर सको सोसाइटी को, नेशन को, ठीक है। डॉक्टर्स अगर अपना काम अच्छे से करेंगे देन दे आर गिविंग बैक टू द नेशन। अगर इंजीनियर्स अपना काम अच्छे से करेंगे देन दे आर गिविंग बैक टू द नेशन। सिमिलरली गोस फॉर पॉलिटिशियंस, ठीक है। जब वो राम राज्य लेके आएंगे एंड आइडियल स्टेट लेके आएंगे, सो व्हेन एवरीवन विल स्टार्ट फॉलोइंग देयर ऑक्यूपेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, ठीक है, अच्छी इंटेंशन के साथ अपना लाइवलीहुड को फॉलो करते हैं, सो दैट विल ब्रिंग अ कंप्लीट चेंज योर सोसाइटी, ठीक है। तो आप जो हेवन है, जिसको आप एक अदर वर्ल्डली कंसेप्ट लेके चल रहे हो, आप एक अर्थ पे ही एक हेवन क्रिएट कर दोगे। और इस लाइवलीहुड के थ्रू आप क्या है, अपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो, साथ साथ अपनी फैमिली के लिए। यू शुड बी अ प्रोवाइडर, ठीक है। छठा, सिक्स्थ क्या बोला उन्होंने, राइट लाइवलीहुड है। सिक्स्थ उन्होंने बोला राइट एफर्ट, ठीक है। राइट एफर्ट का मतलब यह है कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट इन एफर्ट, ठीक है। अगर आपको ये जो 1 2 3 4 5 ये सब करने, ऊपर वाले सारे निभाने, आपको 1 2 3 4 5 करना है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एफर्ट, आपको इनिशिएटिव के थ्रू करना पड़ेगा, कॉन्शियसली ये सब काम करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर वाले जो मैक्सिम्स है ये सारे फॉलो करने हैं, तो यू शुड पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट रिक्वायर्स योर कांस्टेंट एफर्ट, ठीक है। जो इनका जो 7th, ठीक है, 8 हमने देखे, 7th जो इनका वो था, दैट इज योर राइट माइंडफुलनेस और मेमोरी। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि आप क्या है, प्रेजेंट में रहो, आप जो लाइफ को पूरी टोटलिटी में जियो, पूरी इंटेंसिटी के साथ जियो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। आप अब करंटली ये लेक्चर सुन रहे हो, तो आप पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ इस लेक्चर को सुने, ठीक है। सो वट एवर यू आर डूइंग, आप पूरी कंसंट्रेशन, पूरी फोकस, पूरी आप इंटेंसिटी के साथ उसको करो, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग अ बाथ, पूरा फील करो, वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, कितना ठंडा पानी, उसको पूरा फील करो। तो यू शुड लिव योर लाइफ इन टोटलिटी। करंट पे ही फोकस करो, प्रेजेंट पे ही फोकस करो, तो प्रेजेंट के लिए आप माइंडफुल रहो। सेकंड उन्होंने बोला मेमोरीज, अगर आप पास्ट पे जा भी रहे हो देन यू शुड बी फॉलो गुड मेमोरीज। आप जो पुरानी जो बिटर मेमोरीज उसको भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक। ये आपका इनका 7th पॉइंट था। 8th पॉइंट होगा राइट मेडिटेशन। ठीक है, राइट मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप तपस्या करो, ठीक है, समाधि करो, मेडिटेशन करो, माइंड को फोकस करो। तब आप माइंड को फोकस करने लग जाओगे, मेडिटेशन करने लग जाओगे, तो वो आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगा और आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल्स को भी रेज करेगा, तो दैट विल टेक यू क्लोजर टू निर्वाणा, ठीक है। राइट मेडिटेशन, राइट फोकस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो दीज आर योर 8 पॉइंट्स। अब जब बुद्धा ने बोला कि सोल के कंसेप्ट को तो बुद्धा ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म बोलता है कि ये जो संसार है, ये जो संसार है, इसमें ह्यूमन बीइंग ट्रैप्ड है, ठीक है, इसमें ह्यूमन बीइंग ट्रैप्ड है, मतलब
उसका जन्म होता है मल्टीपल जन्म होता है। सो बुद्धा क्या है, सी हम पढ़ रहे हैं कार्मिक साइकिल। सब फिलोसफीज में ये तो कॉमन है, बुद्धा बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ कार्मा। कार्मा में बिलीव रखता है लेकिन सोल में बिलीव नहीं रखता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो संसार है उसमें ह्यूमन बीइंग है मल्टीपल क्या है, बर्थ्स और रिबर्थ लेता है, ठीक है। और ये संसार की साइकिल में क्या है, इंसान ट्रैप्ड है। तो वो यहां से उसका लिबरेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो क्या है, स्टेट ऑफ निर्वाणा अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे बोला, सी सोल में तो बिलीव नहीं रखता, तो ऐसा तो नहीं है कि डेथ के होने के बाद ये सोल दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे में ट्रांसफर हुआ मतलब ट्रांसमाइग्रेशन हुआ, तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल तो है ही नहीं, क्योंकि सोल के कंसेप्ट में बिलीव नहीं रखते। तो ये कैसे एक्सप्लेन करोगे आप मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स, मल्टीपल जन्मों को कैसे आपका बुद्धा ने एक्सप्लेन किया। वो बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स है, इट इज अ वेरी नेचुरल प्रिंसिपल, बहुत ही नेचुरल प्रिंसिपल है, ठीक है। इट इज एन एग्जिस्टेंशियल प्रिंसिपल। आपकी जो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ही ऐसा है कि आपको मल्टीपल लाइफ बर्थ्स लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, सी बुद्धा बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ कॉज एंड अफेक्ट, ठीक है। हर एक कॉज का एक अफेक्ट होगा, तो वो बोलते हैं ऐसी कर्मा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आप अच्छा कर्म करते हो, अगर आप गुड कर्मा करते हो तो आपको गुड कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे, अगर आप बैड कर्मा करते हो तो आपको बैड कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो जब कर्मा है इट विल लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस, आपका एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। अब बुद्धा बोलते हैं कि सेम वही कंसेप्ट है। जब आपका जो लाइफ फॉर्म्स है, आपकी एक सिंगल लाइफ है, उसमें आप मल्टीपल कर्मास करते हो, ठीक है। दीज कर्मास, दीज एक्शंस आर ड्रिवन बाय तृष्णा, ठीक है। तो तृष्णा से ड्रिवन है ये सारे के सारे एक्शंस, तो एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल, आप जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके पास ऑन हो जाते हैं नेक्स्ट लाइफ में, ठीक है। जब नेक्स्ट लाइफ में आपके जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पास ऑन होंगे, तो इसका मतलब है कि आपको जो कार्मा है, ये कार्मा आपको फोर्स करता है नेक्स्ट जन्म लेने के लिए, ठीक है। बिकॉज आपके कॉन्सिक्वेंसेस, कार्मा आपका हो गया कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया आपको अफेक्ट। ये जो अफेक्ट ये आपको भोगने पड़ेंगे इस जन्म में भी, और कुछ नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दैट्स वाई क्या है, ह्यूमन बीइंग है वो इस साइकिल में फंसा हुआ है, ठीक है। दूसरा वो बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग है वो व्हेन इट इज ड्रिवन बाय तृष्णा, डिजायर, और जब ये डिजायर एक इग्नोरेंस की वजह से, तो बार बार ह्यूमन बीइंग भी चाहता है कि बार बार जन्म ले ताकि वो अगले जन्म में कुछ अच्छा कर सके और भी चीजों को वो एंजॉय कर सके, डिफरेंट चीजों की कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। हमने बोला कि जो नीड्स हैं इतनी अनएंडिंग है क्योंकि उसको एक जन्म है वो नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा, तो बार बार जन्म लेने की कोशिश करता है, तो इसीलिए वो ट्रैप्ड है। और जैसे ही वो जन्म लेता है तृष्णा की साइकिल में फंस जाता है, और उसी की वजह से फिर से वो सफरिंग बिकम्स हिज रियलिटी, सफरिंग बिकम्स हिज फेट। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक से उसमें दूसरे में, वो उसका हमने देखा दो रीजन है। तृष्णा, अल्टीमेट रीजन तृष्णा, उसकी वजह से होता है कार्मा, कार्मा की वजह से होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये आपकी साइकिल है। तृष्णा की वजह से आदमी स्टिमुलेट होगा कर्मा करने के लिए, ठीक है। कुछ डिजायर्स होंगे उसको फुलफिल करने के लिए कर्म करेगा, एक्शन करेगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसी की वजह से ह्यूमन कॉज और इफेक्ट साइकिल की वजह से इसमें फंसा हुआ है। तो ये आपकी कार्मिक साइकिल है। तो ये जो है बुद्धा बोलते हैं कि ये जो सोल है, सोल नहीं होती, कोई एनर्जी होगी। देयर इज एनर्जी, देयर इज अ पैशन, और ये जो पैशन है ये आपका तृष्णा है। इट इज ड्रिवन बाय तृष्णा। तो हमने 8 फोल्ड पाथ स्टडी कर लिया है। सी एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ है
कि जैसे जैनिज्म ने महाव्रत दिए, ऐसे ही जो आपके बुद्धा है उन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन किया अपने फॉलोअर्स के लिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस कोड ऑफ कंडक्ट इज योर पार्ट। ये अष्टांगी का मार्ग जो देखा 8 फोल्ड पाथ है, उसी का ही पार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोलते हैं फर्स्ट डू नॉट स्टील। डू नॉट स्टील इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट्स अ पार्ट ऑफ राइट एक्शन, सिंपल सी बात है। सेकंड वो बोलते हैं डू नॉट लाई। सो डू नॉट लाई इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? डू नॉट लाई इज अ पार्ट ऑफ योर राइट स्पीच। उसके बाद ये बोलते हैं डू नॉट कमिट वायलेंस। डू नॉट कमिट वायलेंस, तो ये क्या है? अहिंसा क्या है? ये भी आपका किसका पार्ट है? अहिंसा किसका पार्ट है? आपका राइट एक्शन का ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है। चौथा बोलते हैं डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो मत करो। तो ये किसका पार्ट हो गया? करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो मत करो, ये पार्ट हो गया आपका राइट लाइवलीहुड का, ठीक है। फिफ्थ बोलते हैं डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स। मदिरा पान वगैरह मत करो। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर राइट एक्शन। तो ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कहीं ना कहीं आपका अष्टांगी का मार्ग का ही एक सबसेट है, उसका एक सब पार्ट है।